तो गाइस हेलो, वेलकम बैक पार्ट 2 अल्टरनेटिंग करंट में। आज हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर जो आज हम मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन डाला था, वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तो एक रीज़न देख लो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में अब करंट अपनी वैल्यू अल्टरनेटिवली चेंज करता है, बट डीसी करंट एक स्ट्रेट लाइन जाती है, एक साइनसोडियल वेव नहीं जाती, रैदर देन एक सीधी वेव जाती है। मतलब वो अपनी करंट की पोजीशन चेंज नहीं करता, ऑल्टरनेट नहीं करता। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी ना। तो अगर हम एक्स सी के अंदर हम ये डाल दें 1/2π0c, तो ये क्या हो गया? ये इन्फिनिटी बन गया। तो और ये इन्फिनिटी ओम है। तो अगर किसी चीज़ का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो उसका करंट तो ज़ीरो हो गया ना। तो इसलिए कैपेसिटर एक डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, एलसीआर सर्किट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें तीनों चीज़ यूज़ हो रही है, इंडक्टर, ये कैपेसिटर और रजिस्टर भी। ठीक है, हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, फिर हम रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, हमारा कुछ डायग्राम देख लेते कैसा सा दिखेगा। तो डायग्राम कुछ हमें ऐसा सा दिखना चाहिए। इसके अंदर एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर लग रखे हैं, तीनों सीरीज में होंगे। ठीक है, पैरेलल में नहीं आएगा आपको। इसको हम बोल देंगे वीएल, इसमें वोल्टेज है, इसमें वीसी, इसमें वीआर। ठीक है, इसके अंदर एक बात बताओ, मैंने कहा था जो एक्सी है वो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर बोल सकते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और एक्सएल हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं, वी एल इक्वल टू एक्स एल आई, क्योंकि एक ये सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम रहेगा तीनों में। ठीक है, वोल्टेज वेरी करेगी जो हम इससे निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम वी सी बोल देंगे एक्स सी इंटू आई, और वी आर तो हमें पता ही है आई आर। ठीक है, अब हम फेज़र देख लेते हैं। फेज़र एक वो डायग्राम होता है जो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे वोल्टेजेस में और बाकी चीज़ों में क्या एंगल का फ़र्क रहेगा। तो हम एक एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्सिस होगी। अब इस पे देखो क्या कुछ कैसा सा बनेगा। तो ये ग्राफ ना थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा वी एल हो गया, ये वी सी हो गया, और ये यहाँ पे हमारा ये वी आर हो गया। ठीक है, ये हमारा आई नोट की वैल्यू आ गई। अब देखो एक बात देखो, ये तीनों के बीच में ना 90 डिग्री का फेस गैप है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला एंगल है ये हो गया हमारा ओमेगा टी, ये जो एंगल हो गया ये हमारा फाई हो गया। ठीक है, गॉट इट। अब हम करेंगे बात कि हम एक नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लेट्स अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम कि जो हमारा वी एल है ना वो वी सी से ग्रेटर है, कि हमें एक नेट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो हम जो नेट रेजिस्टेंस होता है ना, हम नेट रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो कोई नेट रेजिस्टेंस एक एलसीआर सर्किट का होगा, हम उसको इम्पीडेंस कहेंगे और हम उसको डिनोट किससे करेंगे? जेड से। ठीक है, तो देखो
हम क्या बोलेंगे कि इसका जो ई है ना वो कैसे आएगा, आप खुद बताओ। फेजर डायग्राम आपने पढ़े होंगे 11th में, तो उससे रिलेटेड कुछ देखा देखा से याद आएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना कोई परपेंडिकुलर चीज़ का आपको नेट निकालना हो तो। और देखो मैंने क्या लिखवाया था, वी आर क्या है, आई आर स्क्वायर प्लस का ये क्या है, आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये क्या चीज़ है, ई है हमारा आई जेड। ठीक है ना, देखो नेट रेजिस्टेंस इम्पिडेंस हो गया, तो वी इक्वल टू आई आर, ई इक्वल टू आई जेड, और इसमें से भी आई कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आई से आई कैंसिल आउट, तो हमारा जो इम्पिडेंस है ना वो ऐसा आ गया कुछ, आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अगर मान लो इसमें एक्स सी भी बड़ा हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, कि दोनों उसके ऊपर स्क्वायर है, वो अपने आप हम अपनी मॉड वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ये हमारा इम्पिडेंस आ गया एक एलसीआर सर्किट का। तो हम रेजोनेंस की बात कर लेते हैं इसमें थोड़ी, यार रुको, इसके अंदर हम थोड़ी बात करते हैं tan फाई और cos फाई की। तो हम एक ट्रायंगल जैसा कुछ बना लेते हैं। ये अच्छा ही वैसा ट्रायंगल बन रहा है, वेट। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, इसमें हम एंगल बोल देंगे ये फाई है हमारा एंगल। अगर मान लो ये फाई है तो ये हमारा वी एल माइनस वी सी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ये आई जेड के इक्वल हो गया। ठीक है, और ये हमारा वी आर हो गया, ये आई आर के इक्वल हो गया। ठीक है, और हम इसको इक्वल टू कह सकते हैं आई एक्सएल माइनस एक्स सी के इक्वल। ठीक है, तो हमारा tan फाई जो वैल्यू आई ना, ये आएगी एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये आपको याद रखना है, ये आपको अगर बोल देगा कि आपको दोनों की रिएक्टेंस दे दी जाए, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे दी जाए और रेजिस्टेंस दे दी जाए, तो इसमें क्या करोगे आप इससे इसका tan निकाल सकते हो। tan किस चीज़ का, फेस डिफरेंस का, जो फाई है ना ये फेस डिफरेंस निकलवा देगा। दूसरा हम इसी से cos फाई निकाल देंगे, cos फाई हो जाएगा हमारा आर बाय जेड। हम इसको बोलेंगे पावर फैक्टर। ठीक है, ये याद रखना कि आपसे ये नहीं बोलेंगे cos फाई निकालो, वो आपको कहेंगे पावर फैक्टर निकाल के दिखा भाई। ठीक है, समझ आ गया। तो देखो अब इसके अंदर हम पावर देख लेते हैं एक एलसीआर सर्किट की। हम हेडिंग डाल देंगे पावर इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट में पावर देखनी है तो सबसे पहले हम एवरेज पावर देख लेते हैं। सबसे पहली पी एवरेज, आई आर एम एस, ई आर एम एस, कॉस फाई। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अगर मान लो ये हमारा नेट फॉर्मूला है तो सही काम कर जाए। अगर हम स्पेशल केस ले ले, अगर मान लो सिर्फ एक रजिस्टर लग रखा है, हम इसमें लिख लेंगे केस 1 ओनली रजिस्टर, तो इसके अंदर क्या होगा बताओ, cos फाई 1 हो जाएगा, इसमें cos फाई तो 1 हो जाएगा ना क्योंकि फाई 0 है। तो हमारा पी एवरेज क्या आ जाएगा, पी एवरेज आ जाएगा आई आर एम एस, ई आर एम एस। ठीक है, केस 2 ले लो, ओनली इंडक्टर, और केस 3 ले लो, ओनली कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो इन तीनों में क्या होगा, cos फाई तो 0 रहेगा ना क्योंकि एंगल हमारा इसमें π/2 रहेगा, इसमें भी π/2 रहेगा, तो cos फाई हमारा 0,
cos phi 0। तो हमारी पावर क्या आ गई, इसमें भी पावर एवरेज 0 आ गई, इसमें भी पावर एवरेज 0 आ गई। तो इसका मतलब है जो पावर है ना वो सिर्फ हमारा रजिस्टर यूज़ करता है, ठीक है। और जो सिर्फ इंडक्टर और सिर्फ कैपेसिटर वाले केस है वो पावर यूज़ नहीं करते। तो हम इसे एक डिफाइन लिख सकते हैं, हम इसको बोलेंगे वॉटलेस करंट, ठीक है। लिख लेते हैं। सो व्हाट इज वॉटलेस करंट, पहले डिफाइन लिखते हैं। करंट इन AC circuit is said to be wattless if the average power consumed in the circuit is 0, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी एक सर्किट के अंदर एवरेज पावर कंज्यूम 0 हो जाए तो वो हमारा वॉटलेस करंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वॉट है नहीं ना, तो इसलिए ऐसे समझ लो। अब आ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिस पे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। ठीक है, रेजोनेंस क्या होगा, जब हम एक्सएल को एक्ससी के बराबर कर देंगे, या हम ऐसे बोल दे कि हमें मैक्सिमम करंट आउटपुट चाहिए और मिनिमम उसके लिए ये मान लो रेजिस्टेंस वैल्यू इम्पीडेंस वैल्यू हो जाए। तो हम इसको ऐसे मानेंगे कि जब एक सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू हमें मैक्सिमम करनी हो तो क्या करना चाहिए। तो इसकी डिफाइन लिख देते हैं। सीरीज LCR circuit is said to be in resonance condition if the current through it has its मैक्स वैल्यू, ठीक है। जब एक सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि वो रेजोनेंस में आ गया, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन क्या होगी, तो देखो हम बोल रहे कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो एक बात ऑब्वियस है, अगर वोल्टेज सेम रखे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इम्पीडेंस की वैल्यू एक LCR सर्किट में मिनिमम हो जाएगी। और वो मिनिमम कब होगी, जब रूट R² प्लस का XL माइनस XC का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको मिनिमम करना है। मिनिमम करने का एक ही सीने है कि अगर रजिस्टर लगाए तो उसके रेजिस्टेंस तो कम नहीं होगा, बट हाँ हम इसको तो ज़ीरो कर सकते हैं ना। हम इसको ज़ीरो कर देंगे तो हम XL माइनस XC का होल स्क्वायर को ज़ीरो कर देंगे, तो हमारा XL इक्वल टू XC आ गया, ठीक है। ये हमारी इम्पॉर्टेंट कंडीशन बन गई, याद रखनी है कहीं पे भी कि कभी भी रेजोनेंस कंडीशन हो जो मैक्सिमम टाइम आपके केसेस में आएगा, तो XL इक्वल टू XC हो गया। तो इससे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 1/LC, इससे आ गया हमारा ओमेगा 1/√LC, ठीक है। ये आ गई हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। ये कब होगा, एट Z इक्वल टू R। अब बताओ इसके अंदर कुछ बचा थोड़ी ना, जब Z की वैल्यू R होगी तो I भी हमारा E/R हो गया, ठीक है। E/Z E/R वो हो गया। तो एक कर्व देखो आप, हम ओमेगा वर्सेस I0 की वैल्यू के ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए ऑल दो आता है नहीं, बट फिर भी आपको करना चाहिए। देखो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, पीक फिर नीचे पीक फिर ये, ठीक है। जब अच्छा बताओ इसके अंदर हम एक मिनट, ये ओमेगा की वैल्यूज़ है और ये I0 है।
तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगा, और इसके अंदर हाई है क्योंकि इसका करंट कम हो गया ना सेम ओमेगा पे, इसका मॉडरेट है, इसका लो है, तभी तो करंट ज़्यादा है। और ये जहाँ पे मीट करेगा हम इसको ओमेगा वी बोल देंगे, ठीक है। तो इसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो इसको हम मेजर करेंगे क्यू फैक्टर से। तो लिख देंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय क्यू फैक्टर, ठीक है। अभी क्यू फैक्टर क्या चीज़ है? याद है जो हमने पावर फैक्टर पढ़ा था, तो हम उसी को बोल देंगे पावर फैक्टर। तो देखो, रेजोनेंस का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ 2 डेरिवेशंस बचती हैं और थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं, मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आ जाओ वो भी करते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे एसी जनरेटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सीधा 5 मार्क में आता है, अच्छे से बढ़िया से लिखना आना चाहिए। तो देख लो, एसी जनरेटर, इसको आपको बहुत, इसके 2 डायग्राम बनेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है आपको, इसकी वर्किंग लिखनी है और इसका डेरिवेशन फार्मूला लिखना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये काम करोगे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। टीचर को अच्छा इंप्रेशन होगा, क्या पता वो खुशी खुशी में आपको आगे अच्छे मार्क्स दे दे। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी जनरेटर करता क्या है? एसी जनरेटर हमें एसी करंट बना के देता है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं, ओ डायग्राम बनाते हैं, सॉरी। ये मैग्नेट्स हैं नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी, अभी देखते रहना है, आपको समझ आने लग जाएगा क्या चीज़ बन रही है। ठीक है, अब देखो नामकरण करना शुरू करते हैं। ये करेंगे हम येलो कलर से। तो ये होगी हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हमारे मैग्नेट्स हो गए, ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, आप समझ गए होगे क्यों। ये हमारी कार्बन ब्रशेस है, ये हमारी स्लिप रिंग्स है, ये हमारा लोड रजिस्टर है, रुको, लोड रजिस्टर RL, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम समझ आ गया क्या करा हमने। अब देखो होगा क्या, ये जो चीज़ है ना, ये कॉइल, ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। ये जैसे समझ रहे हो, PQ वाली साइड बाहर आएगी, RS वाली अंदर जाएगी, और ये पूरी स्लिप रिंग्स वगैरह को लेके घूमेगी, ठीक है।
तो जब ये क्या होगा, पी क्यू से जब भी पी क्यू घूम के पूरा आर एस की तरफ आ जाएगा और आर एस पी क्यू की जगह आ जाएगा, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है पर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे जब 180 वाला फेस, जब वो 180 डिग्री पूरा ट्रैवल कर लेगा तो वो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। और जब भी फिर से पी क्यू वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा पूरा 360 टर्न लेके, तो फिर से वैसी वेव बन जाएगी। तो वर्किंग समझ आ गई आपको। अब इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं। पहला समझ आ गया, दूसरा बनाते हैं। सेम डायग्राम है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है। मैग्नेट्स, ये साफ सुथरे बनाने एकदम डायग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, ये ऐसे जाके और ये यहाँ पे रहेगी। कार्बन ब्रश यहीं पे रहेगी, अभी भी कार्बन ब्रश को मूव नहीं करना हमें, ठीक है। उसके बाद हमें इसको जंप, इसको जंप, इसको जंप, फिर एक और ऐसे, ये आई, ये इस साइड चलेगी कार्बन ब्रश इधर। उसके बाद इसको वापस लोड रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ठीक है, नॉर्थ साउथ। अब देखो ये क्या हो गया, एस आर क्यू पी। देखो डायरेक्शन चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन अभी भी यही है बट वो चीज़ तो फ्लिप होगी ना, पूरा ओरिएंटेशन फ्लिप होगी। करंट की डायरेक्शन सेम है, ओरिएंटेशन फ्लिप होने से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। इसको ये भी दे देते हैं B1 B2, ठीक है। ये R1 R2, ठीक है। तो ये B1 अभी भी यही है, B2 अभी भी यही है, पर R1 इधर आ गया, R2 इधर आ गया, ठीक है। समझ आ गया। इसकी डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी। अब देखो फ़र्क क्या है, इसकी यहाँ पे गई थी डायरेक्शन, इसकी यहाँ पे आ जाएगी, ओके। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल, अब इसको हम करते हैं बाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। दूसरा, टू एंड्स of the coil is connected to the two slip rings which are connected to carbon brushes and these carbon brushes are joined to load resistor to complete the circuit, ठीक है। समझ आ गई कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग लिखेंगे, 4 पॉइंट्स हैं। As the coil rotates, the angle between the area vector and magnetic field, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, आप ट्राई करना शॉर्ट फॉर्म ना लिखो, changes and hence EMF is induced, ठीक है। सेकंड, अब देखो पी क्यू वाला पॉइंट आ गया। इनिशियली पी क्यू
moves in the outward direction and RS in the inward डायरेक्शन। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या पता लगाएंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सॉरी, एक मिनट। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट will be from E to Q and from R से S in the external resistance, the direction of current is towards left। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसी का थर्ड पॉइंट कि 180 डिग्री रोटेशन होने के बाद क्या होगा? आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन RS moves in the outward direction and PQ in the inward direction। ठीक है, so according to Fleming right hand rule, the direction of induced current is from S to R and Q to P। ठीक है, and in the external resistance the current is towards right। ठीक है, डायग्राम में सब लिख रखा है। इसके बाद हम कंक्लूजन लाइन लिख देंगे। सो आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन current changes its direction and hence this current is called AC। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो इतना लिखना पड़ेगा। देखो ज़्यादा नहीं है, आप जितने पेज भरोगे एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई आता है, और आपने सेम चीज़ लिखी है। देखो ठीक है, अब इसके बाद हमें एक बस फॉर्मूला और लिखना है कि कितना करंट बनेगा और कितना हमें घुमाना पड़ेगा। तो वो देख लो, फाई इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी। तो फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता याद कर लो। और ये भी पता होगा कि E इक्वल टू -d/dt, ये तो पता है ना। ये लेंजेस लॉ से आता है, ये वाला डायरेक्शन फ्लेमिंग का लॉ है जिसका भी है। ठीक है, तो -d NBA cos ओमेगा टी अपॉन dt, तो ये आ गया NBA sin ओमेगा टी। तो ये देखो ये चीज़ तो सेम सी लग रही है ना, सॉरी, तो सेम सी लग रही है जो पहले हमने देखी थी। तुम्हारा E आ गया E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये बस याद कर लेना।
और एक ग्राफ है, ग्राफ बना लो, सिंपल। सॉरी, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। इसका पीक ये हो गया, ये हो गया इसका पीक। ये कौन सा है? ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये T1, या इसको प्लस, ये +1 है, सॉरी +1, और ये -1, ठीक है। ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो AC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल सब आइडिया लग गया होगा, आई होप, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। क्या हो गया, 1 मिनट। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर क्या चीज़ होती है, तो ये भी लिख लो। इट इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू इंक्रीज और डिक्रीज करंट और वोल्टेज वैल्यूज, ठीक है। करंट और वोल्टेज की इनिशियल और फाइनल वैल्यू को चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा था, इसमें स्पेसिफाई करना है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। ये उसकी, ये क्या कहते हैं, इसकी इतनी बड़ी डेरिवेशन नहीं है, पिछले वाले की थी, इसकी ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम कैसा सा बनेगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख लो, ये वाली लाइन पूरी, ये ऐसे डॉटेड, कुछ ऐसा, अरे ये सारे मिट गया क्या, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, इसको भी कर लो। अब देखो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम कॉइल बना देंगे इसके ऊपर। तो हम कुछ ऐसा सब देखो, ठीक है। दूसरे में भी ऐसे कर देंगे। बस एक ध्यान रखना कि लेफ्ट वाली कॉइल ना थोड़ी ज़्यादा बनाना और राइट वाली थोड़ी कम। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन देखो कॉइल की, मैंने राइट वाली, ये लेफ्ट वाली कॉइल है वो ऐसे बनाई है, ना कि ऐसे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी ध्यान रखना कॉइल बनाते समय, ठीक है। और ये जो हमारा जो कनेक्शन है ना, ये डायरेक्ट AC कनेक्शन है,
इसलिए हम AC साइन बना देते हैं। ये भी है हमारा AC कनेक्शन है, क्योंकि चीज़ AC से DC थोड़ी ना बन रही है। तो हम इसको बोल देंगे प्राइमरी कॉइल। ये हो गया हमारा सॉफ्ट आयरन कोर। ये हो गया हमारी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन का बस फॉर्मूला लगाना है हमें, ES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS। तो ES हमारा हो जाएगा -NS d∅dt। ठीक है, ये पता है। सिमिलरली EP क्या हो जाएगा हमारा, NP, कि हमारे जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सिंपल से P = NP d∅dt। उसे देखो हम ये वोल्टेज तो सेम रख रहे हैं फिलहाल, ऐसे समझ लो आप, EP = VP। ठीक है, तो VP हमारा हो जाएगा, हम ये जो देखो ये P क्या चीज़ है, P प्राइमरी दर्शाता है और S सेकेंडरी दर्शाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो EMF है ना वो वोल्टेज के इक्वल है, हम नेट रेजिस्टेंस नहीं मान रहे अभी। ठीक है, तो और इसके अंदर पावर सेम रहेगी, आपको बता दूं। ठीक है, ठीक है, ये आ गया एक रिलेशन। सिमिलरली ES हमारा VS के इक्वल हो जाएगा, तो VS = -NS d∅dt। ठीक है, अब रेशियो लेना है बस दोनों का, तो VS/VP, ये आ गया हमारा NS/NP। और एक स्पेशल वो लिखवा देता हूँ, ईटा टाइम्स, ठीक है, IP/IS। ये हमारा डेरिवेशन हो गया सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक लाइन लिखेंगे, वी आर एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो ईटा लिखा है ना मैंने, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, अगर मान लो 70% है तो 70/100 IP/IS। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी है। और हम बस इतना, हमारे जो डेरिवेशंस थी वो इतनी ही थी। ये अलग से आ जाता है, अगर निकालने में आपको बोल दिया जाए करंट निकाल लो, तो आप कहाँ वो वापस वैल्यू डालोगे, दोबारा वो करोगे। इससे अच्छा इसी फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हो, दिखाना की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाएगा जो डायरेक्टली पूछ लेते कि बताओ हमने एजम्पशंस क्या के लिए ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो एजम्पशंस, तो 3 एजम्पशंस हम बोल देंगे। पहली, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड इट्स करंट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, secondary resistance and its current is very small। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, नो फ्लक्स लीकेज। ठीक है, समझ आ गया। एक और बात, अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के सेकेंडरी से कम है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हमारा हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और मान लो NP ज़्यादा है NS से, तो हमारा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उसके बाद हम एनर्जी लॉसेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर।
5 पॉइंट लिखवा देता हूँ। कॉपर लॉस, एनर्जी इज लॉस्ट इन ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर एंड कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग कॉपर वायर्स ऑफ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लिख लो। 5 पॉइंट्स है, बस ज़्यादा भी नहीं है, ये लिख लेते हैं। एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर। ये डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, तो ये लिख लेंगे और उनके सोल्यूशन मांगे तो ये भी बता देंगे। एंड कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लो, एडी करंट लॉस। तो जब भी कुछ होता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, तो एडी करंट्स बनते हैं। लिख लेंगे एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, एक एडी करंट बन सकते हैं। ठीक है, अगर ये हम इसका सोल्यूशन का क्या है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटिंग कोर, लैमिनेटिंग द कोर। ठीक है, ये लैमिनेटेड कोर, एक ही बात। ठीक है, तीसरे आ जाओ, हिस्टेरेसिस लॉस। मतलब जिस पास पे से हमारा जो करंट है, जो एक्सटेंशन होता है, जो लॉस होता है, वो जाता है, वो सेम पाथ से वापस नहीं आ पाता, तो हम उसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। वो कुछ दिखने में ऐसा सा दिख जाता है, मतलब मान लो ऐसे गया और वो ऐसे आया, तो वो वापस इस डायरेक्शन नहीं है, वो ऐसे जाके और वापस ऐसे बनता है, तो एक हिस्टेरेसिस ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो अभी ये बात होती है, बस आप समझ, ये याद देख लो हिस्टेरेसिस लॉ होता क्या है। हीट लॉस ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से होता है ये ऑफ आयरन कोर। ठीक है, अभी मिनिमाइज कैसे होगा, मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग मटेरियल विथ नैरो हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, समझ आ गया। चौथा पॉइंट लिख लो, फ्लक्स लीकेज। हमने एज्यूम करा था फ्लक्स लीकेज नहीं होगा, बट फ्लक्स लीकेज असली में तो हो ही सकता है ना, तो वो भी लिख लो। सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स may not pass fully from primary coil to secondary coil। ठीक है, अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाउंडिंग both the coils on same core। ठीक है, पांचवा और आखिरी पॉइंट, हमिंग लॉस। ठीक है, हमिंग लॉस
ये क्या कहता है, द लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ आयरन कोर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन in every cycle of AC produces a humming sound which leads to some loss in energy. ठीक है, इसको ऐसे देख लो कि जब रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलती है तो गूं करके आवाज़ आती है ना, वो हमिंग लॉस हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज़ करने का वही है कि अच्छे क्वालिटी की बैटरी यूज़ कर लो, बट थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो देखो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। डेरिवेशंस वगैरह जितनी थी अभी मैंने ज़्यादा नहीं करवाई, बट इम्पॉर्टेंट वाली जो 2 थी, एसी जनरेटर और साथ में ट्रांसफार्मर, ये बता दिया। इसके अंदर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी बता दी, ई नॉट वैल्यू का रिलेशन बता दी, एक नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं उनके ट्रिक्स बता दी। तो